Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora and friends, we are continuing with our NCERT Political Theory series. और इस पॉलिटिकल थ्योरी सीरीज का मकसद सिर्फ यही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स वो पॉलिटिकल थ्योरी को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और उसकी वजह से दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर क्रैकिंग दिस एग्जाम, वेदर दे आर टेकिंग PSIR एज एन ऑप्शनल और वेदर यू आर देयर अटेम्प्टिंग ओनली मेंस विद रिगार्ड्स टू GS2। अब कोई भी सब्जेक्ट तब तक तुम्हें समझ में आएगा नहीं या पसंद आएगा नहीं जब तक तुम उसको समझने की कोशिश नहीं करोगे। Nobody teaches, nobody learns the way it should be, and that is why I have brought it for you specifically. The NCERT Political Theory Class 11। पिछली बार मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर दिया था। आज मैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट कंटिन्यू ख़त्म करूँगा एंड आई फिनिश ऑफ क्लास 11 का चैप्टर 1। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि तुम इसको ध्यान से समझो। मैं ये नाम तो ऐसे लग रहा है कि ये NCERT समरी है। दिस इज़ नॉट समरी, आई एम डूइंग इट वर्ड बाय वर्ड, कवर बाय कवर, लाइन बाय लाइन। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इसको आराम से देखो और समझने की कोशिश करो ये पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। एंड आई विल टेल यू अमंग्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉसिबल अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए तो, एंड इट कैन बी वेरी 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 रिवॉर्डिंग। NCERT की बुक अपने आप में एक कमाल बुक है, छोटी सी बुक, एंड आई कंग्रेचुलेट द ऑथर्स कि उन्होंने कितने कंप्रेस्ड और कितने सिंपल लैंग्वेज में कितने बड़े बड़े थॉट्स और प्रोसेसेस और कॉन्सेप्ट समझा दिए। सो आप लोग को भी इसको समझना आना चाहिए। NCERT से अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और यही मैं सब लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें फैक्ट्स ही नहीं, तुम्हें इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स आए। इसी वजह से मैंने ये चैनल बनाया है कॉन्सेप्टोलॉजी, विच इज़ माई एक्सक्लूसिव चैनल अंडर द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर वी विल नॉट ओनली टीच यू फैक्ट्स, वो तो आएगा ही आएगा, बट इंटरकनेक्शन, जिसको मैं मैट्रिक्स प्रिपरेशन बोलता हूँ, जिसको मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स और प्रिपरेशन बोलता हूँ। जब तक तुमने ऐसे नहीं किया, जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे, यू विल नेवर बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, चाहे तुम्हें जितना मर्जी रट्टा मारना है मार लो। सो इसी कोशिश में मैंने लॉन्च किया है मेरा PSIR ऑप्शनल कोर्स, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। और अभी अगर तुमने PSIR अपने लिए ऑप्शनल चूज़ किया हुआ है तो देर मत होने देना। 250 मार्क्स है GS2 यानी कि पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन मैं पहले से पढ़ा रहा था। अब 250 और 250 यानी कि ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, तुम्हारे पास 500 मार्क्स के हेडेक, वो भी अब मैं करूँगा। बात समझने की जो ज़रूरत है और जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स को सही पकड़ के समझ में आने की ज़रूरत है कि भाई मेरे मेंस को क्रैक किए बिना, इंटरव्यू को क्रैक किए बिना आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते। प्रीलिम्स केवल एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और मेंस के लिए 500 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन केवल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर से आ जाती है। सो आपको ये चूज़ अभी करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकेगा ताकि आप उसमें एक्सपर्ट लेवल हो जाओ। याद रखना, आपको ऑप्शनल के लिए एक्सपर्ट लेवल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो आप पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे हो। टू गेट 10% डिस्काउंट यूज़ द कोड सेड लाइव और इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। आप ज़्यादा इंतज़ार मत करो। दोज ऑफ यू जो अभी तक इस बात के ऊपर में है, जो अभी तक कंफ्यूज है कि सर PSIR ले कि कोई और ले, मुझे नहीं पता तुम क्या लोगे। मैं तुम्हें दोनों के पॉजिटिव्स, दोनों पार्ट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बता दूंगा, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग PSIR। PSIR जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स GS1, GS2 और GS4 के, इनफैक्ट थोड़े बहुत GS3 के भी दिख जाते हैं अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो। टीवी खोल के देखोगे जो ज़्यादातर तुम्हें खबरें सुनाई देगी वो मीडिया एक्सपोजर है में, वो आपको PSIR में ही दिखाई देंगे। आपको ऐसे में भी आंसर लिखना होता है। मैंने कई बार देखा है कि ऐसे जो है उसमें से कई बार टॉपिक PSIR से ऑप्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मान के एज्यूम किया जाता है कि पॉलिटी और पॉल साइंस तो तुमको आता ही होगा। ओके, ऑन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इट इज़ हाई स्कोरिंग एंड रिवॉर्डिंग। बट कुछ नेगेटिविटीज़ भी है। नेगेटिविटीज़ ऐसे है दैट आपको एक्सटेंसिव अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी वर्ड यूज़ किया, एक्सपर्ट लेवल की स्टडी होनी चाहिए, इसलिए सेल्फ स्टडी मत करना। डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स बदलेगा, सब्जेक्ट का सिलेबस फोकस चेंज हो जाएगा, इसलिए ट्राई टू स्टडी ऑन लर्न इट 3 डायमेंशनली, जो तुमसे आमतौर पे अकेले नहीं होने वाला। आखिरी अनाउंसमेंट कि अगर तुम कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो, सिर्फ PSIR की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हो तो मेक श्योर कि तुम इसको GS या फिर प्रीलिम्स
का एक्सटेंशन मत समझ लो कि भैया मैंने 1 घंटा तो जीएस के लिए पढ़ लिया, 3 घंटा पढ़ लूँगा तो ऑप्शनल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दीज आर डिफरेंट। tinyurl.com/siddharthpolity, अगर तुम इस लिंक पे चले जाओगे तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। मोर देन 15,000 पीपल आर ऑन दिस। कुछ भी नया अपडेट होता है मैं यहाँ पर एक्सचेंज कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ इन टच रहूँ। एंड अगर तुम्हें ये लिंक पे नहीं जाना तो यू कैन ऑलवेज स्कैन दिस कोड, अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लो एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ टेलीग्राम चैनल। तो वी आर ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच इज कॉल्ड एज अनअकैडमी। तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स, याद रखना सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे अंडर वन रूफ। सिर्फ तुम्हें कोड यूज करना है सेड लाइव, SIDLIVE, सेड लाइव, ये कोड याद रख लेना। तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बी पार्ट ऑफ टीम सेड लाइव, जो कि अनअकैडमी पर लार्जेस्ट टीम है। सो चाहे तुम्हें प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी हो, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी हो, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, चाहे अनअकैडमी कॉम्बैट जो 14 मार्च को है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का स्कॉलरशिप पूल है, या फिर बैच कोर्सेज ज्वाइन करने हो, या फिर वो दैट मैटर मेरा PSI ऑप्शनल चूज़ करना है, ओके, यूज़ द कोड सेड लाइव। और अगर आपने मेरा ऑप्शनल कोर्स यूज़ करना तो एक अपनी हेडेक परमानेंटली हटा लो। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कॉम्बिनेशन कोर्स ले लो जिसमें GS की भी पढ़ाई हो जाएगी और ऑप्शनल की भी पढ़ाई हो जाएगी, तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और तुम्हारे सर से ये हेडेक भी ख़त्म हो जाएगा परमानेंटली कि अब कौन सा कोर्स लेना है। सब कुछ टिल द लास्ट डे तुम्हारे पास अनअकैडमी होगा, तुम्हारे पास मेंटोर्स होंगे, तुम्हारे आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हारा ऑप्शनल भी हो जाएगा, सब कुछ अंडर वन रूफ हो जाएगा। हेडेक ही खत्म करो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, and welcome to Unacademy. So in the words of Unacademy, let's crack it. You are a wise gang of students, take a wise decision now. So हमने पिछले वीडियो में देखा था दैट ऐसे 2 बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, ओके, और उनको फिर से लग रहा है एक और बुक आ जाए, कितनी बुक्स पढ़ेंगे यार। एक बच्चा बोलता है फिर से एक और बुक मेमोराइज करते, दूसरे बच्चे बोलते हैं नो यार फिर से ये बुक से हमारा क्या लेना देना, हमारा तो कोई पॉइंट ही नहीं है, हमें क्या करना पॉलिटिकल थ्योरी, हम कोई पॉलिटिक्स में है। और फिर हमें पता चला कि ये एक्चुअली पॉलिटिक्स से वाला इशू है ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा पिछले क्लास से रिकैप कर रहा हूँ बिकॉज हमने तब देखा कि बहुत सारे वर्ड्स जिनके बारे में हम आमतौर पे लिटरली लाइक पंच लाइन यूज़ करते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसके बारे में आर्ग्यू भी करने लग जाते हैं। बताओ, पहले तो हम लोग इस वर्ड्स के बारे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन क्या हमको ये बात नहीं जानना ज़रूरी है कि ये वर्ड्स एक्चुअली मीन क्या करते हैं? व्हाट इज़ एक्चुअली जस्टिस, व्हाट इज़ एक्चुअली फ्रीडम, व्हाट इज़ इक्वालिटी? यू नो, कई सौ साल से कई सौ थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन्होंने कोशिश की एंड देव अभी तक yet till date also there is not one particular date or the one particular thinker जिसकी बात को पूरी तरह से मान लिया जाए। और फिर हम लोग अपनी आधी अधूरी नॉलेज को ये यूज कर लेते विदाउट नोइंग what does it actually mean and how does it matter। तो द सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। इनफैक्ट एरिस्टोटल बोलते थे मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। In other words, political science was considered as a master science. तब से लेकर आज तक so much discussion has been put to it, so much theory has been put to it. लेकिन the first important thing is कि हमें मालूम होना पड़ेगा कि ये है क्या। और दूसरी बात, पॉलिटिकल थ्योरी जो होती है वो हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस होती है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। तभी मैं सबको बोलता हूँ थिंक 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 थिंक। ये मैथ्स नहीं है कि एक बार 1 + 1 = 2 समझ लिया तो वही होगा। यहाँ पे 1 + 1 2.5 भी हो सकता है, 1 + 1 1.5 भी हो सकता है, 1 + 1 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आइदर वेज ओके, हमारे पास कई सौ डेफिनेशन है एंड दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट। ऑल्सो ये जो इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है राइट, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने यार कोई रंग देख लिया या ये दीवार लाल रंग की है। नो माय फ्रेंड्स, ये रोज की हमारी आपकी ह्यूमन इंटरेक्शंस की स्टोरी है। सो ये हमारे साथ रोज इफेक्ट करती है। तो अगर उन बच्चों को ये लग रहा है कि ये केवल कुछ मेमोराइजेशन करने का है तो ये गलत थॉट है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये आई होप मैंने पार्ट 1 में तुमको जस्टिफाई कर दिया है
कि इट इज़ नॉट द वे जैसा आपको लग रहा है, इट इज़ अमंग्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थ्योरीज एंड ब्यूटिफुल साइंस दैट यू कैन स्टडी. सो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी, जस्टिस या इनजस्टिस, लिबर्टी और द लैक ऑफ इट हमें अफेक्ट करती है, आपको अफेक्ट करती है, एंड हाउ शुड वी गो अबाउट इट. सो हमने बहुत सारा ये पार्ट्स बाकी देखा था. अब हम इसको आज के वीडियो स्टार्ट करेंगे. वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? वाई डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? ऐसा तो नहीं है कि हाँ ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बात है या सिर्फ पॉलिटिशियंस को आना चाहिए. अब देखो, अगर इसको एक नज़रिए से देखा जाए, फ्रॉम वन एंगल या वन व्यू पॉइंट से देखा जाए, तो इसको समझने की कोशिश है. देखो बेटा, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ. आई एम नॉट अ मैकेनिकल टीचर. मैं तो सब्जेक्ट के इंटरनल तक जाना चाहता हूँ ताकि हम उसको इंजॉय कर सके, हम उसे प्यार कर सके. ऑलराइट. तो मैंने अपने प्लस स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट को मोहब्बत करना सिखाया और आज उनको डबल फ़ायदा हो गया. एक, उनको सब्जेक्ट से मोहब्बत हो गई है, उनको हंसी हंसी करते करते पढ़ाई हो गई है, और फिर उनके मार्क्स भी माशाल्लाह इतने सॉलिड आते हैं कि अब वो लोग हार नहीं सकते. तो मैं वो मैकेनिकल तरीके से पढ़ नहीं सकता जहाँ पे आई कैन जस्ट पिक एंड दिस और मेरे दिमाग में बैठ जाए भैया मेरे को तो आता नहीं है. मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा कि द सब्जेक्ट शुड बी अंडरस्टूड. तो जिस तरह से मैं ये टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट वाई शुड वी रीड और स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी. आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग स्टफ करना चाहता हूँ, सपोज मैं एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ, तब तो मुझे जाकर ये सब पढ़ना चाहिए ना, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है, टू डू दिस जॉब, टू बी दिस मैन. यस और नो? बिल्कुल सही बात है. वैसे ही अगर आप इसको पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल साइंस बोलते हो, तो जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनको ये पढ़ाया जाना चाहिए, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. या फिर आप लोग खुद पढ़ लो क्योंकि आप लोग टीचर्स हो, ओके, या लॉयर्स हो, ये तो चलो आपका काम हो गया, ओके. जजेस होंगे ये कर सकते हैं, एक्टिविस्ट होंगे वो पढ़ लें, जर्नलिस्ट होंगे वो कर लें. हमें क्यों पढ़ा रहे हो? सोचने वाली बात है. एक बिल्कुल बिल्कुल सुपरफिशियल एंगल पे देखा जाए तो इसमें कोई गलत थॉट भी नहीं है, और ये तो खेल ही आर्ग्यूमेंट का है. तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि कोई तुमको पॉलिटिकल थ्योरी में रिसर्च करने को नहीं बोल रहा, ओके, बट एक जनरल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़रूरी है. ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम में से बहुत सारे लोग इंजीनियर्स नहीं बने, ओके, लेकिन हमको कुछ ना कुछ हद तक छोटा मोटा बेसिक अरिथमेटिक्स तो आता ही है. तो जस्ट बिकॉज मैंने बचपन में ये सोच लिया कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, डज नॉट मीन कि भाई मैं तो मैथ्स से ऐसे भाग ही जाऊँ, एलर्जिक हो जाऊँ कि भैया आज के बाद मैं ज़िंदगी में देखूंगा नहीं मैं मैथ्स की शक्ल. नहीं, कुछ कुछ बेसिक अरिथमेटिक्स तो आने चाहिए भैया. पैसे गिन लो उतना तो आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आना चाहिए, बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए भैया. थोड़ा बहुत तो काम चलाओ काम आना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. तो वैसे ही एज स्टूडेंट्स अभी तक तुमने यही नहीं पता चला कि तुम लोग बाद में भविष्य में आगे जाके करने वाले क्या हो, बट कम से कम टच तो कर सकते हो. और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बेसिक नॉलेज हो. सी, बहुत सारे लोगों को लाइफ में क्या पढ़ना है, किस चीज़ में स्पेशलिटी करनी है, ये फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम समझ में नहीं आता. लेकिन उस सब्जेक्ट का अगर तुमको सुपरफिशियल नॉलेज होगी तब तो तुम उसको समझोगे कि ये तुम्हें पसंद आ भी रहा है कि नहीं पसंद आ रहा. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो जनरली दिस सब्जेक्ट, ओके. तो पहले जनरल समझते फिर बाद में देख लेंगे इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है कि नहीं. दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी ऐसी नहीं है जो सिर्फ दूर गांव में हो रही है भैया, दूर दराज किसी शहर में हो रही है, ऐसा नहीं है. इट इज़ हैपनिंग राइट बिफोर अस. मतलब अगर हम इस बात को देखें कि हम लोगों को फॉर एग्जांपल एक पॉलिटी से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करीब करीब हम सबको छूती है, इज द पावर और द एंटाइटलमेंट जो हमको डॉक्टर अम्बेडकर ने हम पर भरोसा करके दी, दैट द राइट टू वोट. आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट सफराज दे दिया. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है माय फ्रेंड. डू यू रियलाइज इस पावर को लेने के लिए, इस पावर को पाने के लिए दुनिया भर में कितनी रेवोल्यूशंस हुई, आज भी हो रही है. लुक एट म्यांमार एंड सो ऑन सो फोर्थ. और हमको इस प्लेटर पे दे दिया, ले लो जी. ये डॉक्टर अम्बेडकर का हम पर भरोसा था, फाउंडिंग फादर्स का हम पर भरोसा था कि इस जिम्मेदारी को
हम ढंग से निभाएंगे, राइट? बट ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक सो। अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ओके, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, तुम 10 लोगों को पूछोगे, उसका मेगापिक्सल से चेक करोगे, गीगाबाइट चेक करोगे, कितने हर्ट्ज पे क्या वर्क करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके फीचर्स चेक करोगे, कितनी चीज़ें देखोगे, उसको कौन से जगह से खरीदना है, कितना डिस्काउंट मिलना है, म्यूज़िक कैसा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन डू यू रियलाइज कि हम वोट करते टाइम इतना ना रिसर्च करते हैं, ना किसी से पूछते हैं, ना कभी इलेक्शन मैनिफेस्टोस पढ़ते हैं, ना जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पास्ट हिस्ट्री में रिसर्च करते हैं। और डू यू रियलाइज ये बड़ा फनी है एंड इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल, बिकॉज एक मोबाइल फ़ोन चाहे 50,000 का हो, चाहे लाख रुपए का हो, तुम्हारे पास साथ में 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, फिर उठा के उसको तुम फेंक दोगे, दूसरा ले आओगे, सो ऑन सो फोर्थ। तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक वस्तु है, ओके, एक चीज़ है, और उसके बारे में तुमने इतनी मेहनत कर ली, यू एक्टेड सो रिस्पॉन्सिबली, लेकिन तुमने वोट करते टाइम ऐसे ही आर्बिट्रली हेड्स एंड टेल्स के फॉर्म में कर दिया। डोंट यू रियलाइज कि यू आर चूजिंग अ गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो फैसला करेगी वो तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी को अफेक्ट करेगी, और अगर वो अफेक्ट करेगी तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू दैट you will be not be able to get out of the responsibility of choosing a government if it is not a good government। तो ये क्या तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल आइडियाज है, क्या इंस्टीट्यूशंस है, कैसे हम लोगों को पता चले कि म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर हम ये नहीं जानते हुए हमने एम ही जाके वोट कर दिया, जो लाइन में लगे, चलो जी हेड्स एंड टेल्स एक को जीता दो, तो ऐसे को रिस्पॉन्सिबल वोटिंग ना बोल के आर्बिट्ररी प्रेफरेंसेस बोलते हैं। आर्बिट्ररी मतलब गेस वर्क, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। ये वोट तो हो गया लेकिन इफेक्टिव वोट नहीं हुआ। ये डेमोक्रेसी तो हो गई लेकिन इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेसी नहीं हुई। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एज कंसर्न सिटीजन हमको पॉलिटिकल थ्योरी समझ में आए, हम लोग को समझ में आए कि क्या हो रहा है, वाई आर वी चूजिंग समथिंग और द अदर। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनते हैं। ऑल्सो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमसे गलती हो सकती है जाने अनजाने। कैसे? सपोज तुम एक रियलिटी म्यूजिकल शो जो कि टीवी पे आता है जिसमें कॉन्टेस्ट होता है, ओके, उसके जज बन जाओ, ओके, और जब वो जज बन जाओ तो एक सिंगर आया और उसने कोई सॉन्ग परफॉर्म किया। अब तुमको ना सुर मालूम ना ताल मालूम, ओके, तुमने ऐसे रैंडमली देख लिया, ओह चलो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाए इसको। यार हो सकता है ना कि सही में वो सच में बड़ा अच्छा सिंगर हो, और अगर वो बहुत अच्छा सिंगर हो तो तुमसे जाने अनजाने एक बड़ी गलती हो गई यार, क्योंकि हो सकता है यही आदमी कल म्यूजिक के वर्ल्ड में, आर्ट्स के वर्ल्ड में मेजर कंट्रीब्यूटर होता, और ही कुड हैव एनरिच्ड आवर द म्यूजिकल वर्ल्ड एंड द कल्चरल वर्ल्ड इमेंसली। लेकिन तुमने क्योंकि मालूम नहीं था इसलिए तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया। और इसका उल्टा भी हो सकता है, एक गलत ही ऐसा कोई अजीब सा सिंगर हो और तुम्हें पता लगे यार ठीक ही लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको इलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके म्यूजिशियन बना देते हो, फिर वो जो बाद में गाने बनाएगा ना भाई, तुमको झेलने पड़ेंगे। सो पॉइंट वैसे ही है हमारे गवर्नमेंट का भी। अगर हमने ध्यान से देखा, अगर हमने ध्यान से देखा कि हमारी गवर्नमेंट ठीक ठाक से है और हम उसको नज़र भी रख रहे इन एन इन्फॉर्म्ड वे, तो तुम्हें मालूम है क्या होगा, वो गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ेगा दैट हाँ यार ये जो सिटीजन्स है ना ये हम पर इन्फॉर्म्ड नज़र रख रहे। तो वो जब इन्फॉर्म्ड नज़र रखेंगे ना दे विल परफॉर्म बेटर। वैसे ही अगर एक म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहा होता है और उसको पता चलता है कि इन्फॉर्म्ड ऑडियंस बैठी होती है तो वो है ना कैजुअली नहीं लेते, दे इवन परफॉर्म बेटर। और उनको ये भी मालूम है कि यार मैं और अच्छा एक्ट करूँगा ना और अच्छे म्यूजिक दूंगा ना तो सामने वाला क्योंकि समझदार है, दे विल ऑल्सो गिव मी मोर वाह वाह, ओके, और मोर प्रेस। तो ये गिव एंड टेक हो जाता है, ये दोनों तरफ से होता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बात कि यार तुम सुबह से शाम, हम लोग जिस चीज़ को बोलते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज है, एब्स्ट्रैक्ट वैब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ये एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज नहीं है, ये हमारे साथ रोज रोज होता है, रोज एवरी डे इट इज हैपनिंग। तुम चाहे बस स्टॉप पे जा रहे हो, चाहे मेट्रो ट्रेन में जा रहे हो, चाहे पेट्रोल के प्राइसेस की बात करो, चाहे स्कूल में एडमिशन की बात करो,
चाहे हॉस्पिटल में बात कर रहे हो, चाहे स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हो, तुम्हें ये हर जगह दिखाई देगा with regards to human interactions you and everywhere else there will be political theories, political science. So Aristotle बोलता था man is a political animal. महात्मा गांधी बोलते थे that politics surrounds human life as if it is coiled within a snake. अब गांधी जी जब बोलते तो बिल्कुल सही बोलते. So there is no ifs and buts about it. It is very very important. Finally तुम लोग कल बनने वाले हो ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑफिसर्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपनी बात रखें और उसको कन्विंस करें. और इसमें द पावर ऑफ डिबेटिंग, एलोक्यूशन, ये बड़ी मैटर करती है. और वो डिबेट और एलोक्यूशन क्या है जिसमें तुम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हो? नो. तो इसे बोला जाता है डोंट रेज द वॉइस level of the argument, raise the level of argument. So don't raise your voice, raise your level of argument. तो level of argument का मतलब क्या होता है? level of argument का मतलब होता है कि आप ना वो बात बोलो जो convincing हो, जो based upon reason हो, जो based upon facts हो, और वो facts verifiable हो. और in other words आपको ये बहुत अच्छा तरीका तब समझ में आ जाएगा जब आप एक सिस्टमैटिक थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे. ओके, अगर आपने सिस्टमैटिक थिंकिंग नहीं किया तो भाई तुम जो मर्जी रैंडम आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, उसमें कोई मज़ा नहीं आता. तो जो कोर्ट्स में लोग आमतौर पे देखते हैं या फिर जो दिखाया जाता है दैट कि ओ चिल्ला रहे, ऐसे नहीं होता. इन अ गुड लीगल डिस्कशन, इन अ गुड लीगल आर्ग्यूमेंट, you will always see that lawyers will give each other reasonable arguments, right, जिसका verifiable facts हो and the entire context is this. So इस सबको आप कनेक्ट कैसे करोगे? पहली बात है, मैं उन सब स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहूँगा जो PSR पढ़ रहे, ओके, या जिनका ऑप्शनल PSR. बेटा तुम्हारी तो मज़ा होगी क्योंकि मैं तुमको 1 PSR एज ए ऑप्शनल कोर्स पढ़ा रहा हूँ, दूसरा मैं तुम्हें NCERT से कनेक्ट करना सिखा रहा हूँ. बड़ा कॉमनली क्वेश्चंस आ जाते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, बड़ा कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, और फिर उसी के साथ साथ द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, चाहे वो फिलोसफिकल हो, हिस्टोरिकल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, लीगल हो, बिहेवियरल हो, पोस्ट बिहेवियरल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये तो ये हो गया. और जो लोग मेंस की तैयारी करें या फिर नॉर्मली भी GS की तैयारी करें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रीएम्बल या फिर DPSP में पूछा जाए, या फॉर दैट मैटर तो क्वेश्चन इज डीलिंग विद गवर्नेंस. आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आना ही पड़ेगा. Now we'll go to the next part and this is the last part of chapter 1. अब ये actually speaking तो so called syllabus का part नहीं होता, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं completion of subject में बड़ा विश्वास रखता हूँ. अब मुझे ऐसा पूरा यकीन है कि जब आप NCERT से पढ़ते हो तो we leave it to the more intelligent people because they are the ones who are representing the government in a way. तो एक सरकारी बुक है तो कुछ तो वजह ही होगी उन्होंने इतना अच्छा डिस्कशन दिया. तो यहाँ पर एक कन्वर्सेशन के बारे में बात की जा रही है बिटवीन सोक्रेटिस एंड सेफेलस, और ये जो एस्पेक्ट पढ़ाया जा रहा है ये अमंग्स द ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल थ्योरी की बुक से निकाला गया है, एंड दैट बुक इज प्लेटो की द रिपब्लिक. तो द रिपब्लिक, मुझे पता नहीं तुम में से किसी को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, प्लेटो वॉज द स्टूडेंट और द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस. और एक्चुअली जो प्लेटो ने बोला है वो सोक्रेटिस ने बोला है, या फिर सोक्रेटिस ने बोला है प्लेटो ने बोला है, क्या मतलब, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. तो सोक्रेटिस द मास्टर ऑफ फिलोसफी, द फादर ऑफ फिलोसफी, ये फिलोसफी के तो बड़े ही मतलब इनसे ज़्यादा आगे क्या, राइट. बट सोक्रेटिस ने बुक नहीं लिखी द रिपब्लिक, प्लेटो ने द रिपब्लिक बुक लिखी, इमेजिनिंग कि अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा तो उनके गुरु, उनके मास्टर सोक्रेटिस उसको आंसर कैसे देंगे. सो इस पूरी बुक में सोक्रेटिस बात कर रहे हैं बट वो सोक्रेटिस नहीं बात कर रहे. दैट इज द इमेजिन्ड कैरेक्टर ऑफ सोक्रेटिस विच इज
written or used by Plato to express the thoughts which he thought that Socrates would have said. So what a beautiful thing. और यार कितना कमाल की बात है. We are talking of some 430 odd BCs. उस BCs का ज़माने की बात हो रही है. और वहाँ पर प्लेटो ने ये सोक्रेटिस के लिए ऊपर बुक, सोक्रेटिस को मान कर ये बुक लिख दी. 10 वॉल्यूम बुक है. इनफैक्ट आप येल में जाओगे, कैम्ब्रिज वगैरह जाओगे, तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पर कोई इवन ऑनर्स प्रोग्राम करोगे, तो फेलोशिप करोगे, तो वहाँ पे भी 5-6 बुक्स पढ़ाई जाती है. वो बाकी तो खुद ही पढ़ लो यार. तो क्या सॉलिड वर्जन हो गया यार. एक बार सोच के देखो. जस्ट इमेजिन वी आर टॉकिंग ऑफ बीसीस. चलो, बाय द वे सोक्रेटिस ने एक मैकेनिज्म ऑफ आर्ग्यूमेंट इवॉल्व किया था. अब उसको वो यूज करते तो वो इवॉल्व भी बोलेंगे. उसको बोला जाता है डायलेक्टिक्स का मेथड. इनफैक्ट इसको द एंटायर कॉन्टेक्स्ट में लॉयर्स बड़ा कॉमनली यूज करते हैं. द मेथड हेयर इज कि वो तुम्हारे को पहले ऐसे एज्यूम करते हैं जैसे कि भैया हमें तो कुछ आता ही नहीं. यानी कि सोक्रेटिस ऐसे एज्यूम करेंगे भैया मुझे तो आई एम क्लूलेस. तो तुम अपनी पूरी बात बोलोगे, फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, ओके तुमने पूरी बात बोल दी, वेरी गुड, फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछेंगे, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, और धीरे 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 वो तुम्हारी आर्ग्यूमेंट में इनकंसिस्टेंसीज, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढ देंगे. फाइनली तुमको एक ही वर्ड यूज करना पड़ेगा, हाँ यार मैं मान गया, वी एग्री या फिर आई एग्री. सो यहां तक ये सिचुएशन आते आते बड़ा ब्यूटिफुल वे है. और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं छोटा सा ये पार्ट खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज एक बार तुम्हें ये भी समझ में आ जाए. और फिर जो हमारे एक्चुअली एग्जाम से मतलब है वो ये है कि हमें जस्टिस की डेफिनेशन मिल जाएगी. सो अगर तुम्हें प्लेटो के बारे में मालूम पड़ा है तो प्लेटो को एवरीथिंग व्हिच इज प्लेटोनिक इज एक्चुअली स्पीकिंग इज सोक्रेटिस स्पीकिंग. सो द आइडिया हियर इज कि जब प्लेटो का ये कॉन्सेप्ट आया तो रिपब्लिक बुक के बारे में अगर एक लाइन लिख दिया जाए तो सारा ये है कि क्वेश्चन ये है कि इज इट गुड टू बी अनजस्ट और इज इट गुड टू बी जस्ट. सिंपल एज दैट. तो सेंट्रल लाइन, द सेंट्रल थीम ऑफ द रिपब्लिक इज दिस. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, तो इसको लेट अस एंजॉय दिस ओके फॉर द नेक्स्ट 5 minutes एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो ऐसा मौका हमको क्या मिलेगा. So well said, Cephalus, I replied. But as concerning justice, what is it? To speak the truth and pay your debts, no more than this. तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये स्टार्ट हो रही है कि जस्टिस क्या है. तो पहले हम इसके बड़ी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन के बारे में सोक्रेटिस के साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है, और सोक्रेटिस से बात पूछी जाए कि बड़ा सिंपल सी बात है. जस्टिस का मतलब जिसको हम न्याय बोलते हैं, ओके, जस्टिस का मतलब है या सच बोल दो, जो कुछ भी बोलना है वो स्पीक द ट्रुथ. और अगर तुम्हारे पास किसी के पैसे पड़े हुए हैं, किसी का सामान पड़ा हुआ है, तुमने किसी से लेना है कुछ या देना है कुछ, भैया वो हिसाब किताब पूरा हो जाए, यू पे योर डेट्स, ओके, तो कहानी खत्म. दैट्स इट. सिंपल लाइन, ओके, इज जस्टिस. लेकिन इसमें भी अब ये हो गया पार्ट 1, ठीक है. अब ये 2 पहली लाइन होगी. अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है. दूसरी लाइन है कि इसमें भी एक्सेप्शन हो सकती है. कैसे? सपोज एक फ्रेंड है, नो दिस इज, मैं सिर्फ रिपब्लिक को ही समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने व्यूज़ नहीं रख रहा हूँ. तो एक फ्रेंड है, उसने तुम्हें एक सामान दे दिया. सपोज उसने तुम्हें अपनी एक वेपन दे दिया. वो ज़माना था जब लोग ना वेपन भी एक प्राइज पोजीशन होता था. वेपन देगा तुम्हारे पास रख दिया. अब जस्टिस के डेफिनेशन के अनुसार अगर फ्रेंड वापस आएगा तो उसने उठा तुम्हें ये तुमने उठाकर वापस देना चाहिए. ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है. अब ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है? ऐसा ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ योर फ्रेंड, ओके, तुम्हारा फ्रेंड जब तुमसे वेपन वापस मांगना है तो वो बड़ा गुस्से में था. अब तुम्हें मालूम है इसने ये बंदूक लेनी है और उठा के किसी को गोली मार देनी है. तो सवाल ये है कि मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके, मतलब सोक्रेटिस को मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है ऐसे हालात में मैंने उसको रिटर्न नहीं करना चाहिए. तो ये भी एक्सेप्शन है, ओके, ये भी जस्टिस है. ये भी बात सही है. फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या सिर्फ इसी को माना जा सकता है कि कुछ और भी किया जा सकता है. जैसे कि देखो जो फ्रेंड्स होते हैं ना उनके साथ अच्छा करो, वाह वाह वाह, वेरी गुड. और जो एनिमीज है ना उनको मार दो, उनके साथ बुरा करो, ये जस्टिस है. अब इसका आखिरी पार्ट, ना ना ना, अब एक और, फ्रेंड्स
जब वो अच्छे हो, इफ दे आर गुड, तो उनके साथ जस्ट काम करो, ओके, न्यायपूर्वक काम करो। और एनिमीज, अगर वो तुम्हारे साथ सही में कुछ बुरा कर रहे हैं तो उनके साथ बुरा करो, ओके, डोंट डू जस्ट। तो ये हो गया। इन अदर वर्ड्स टिट फॉर टैट इज जस्टिस, ओके। इन अदर वर्ड्स ये जायज है कि मैं किसी किसी के साथ अनजस्ट भी हूं, ये प्रेमिस हो रहा है ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। So the context about here is that हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, और वो भी जस्टिस का ही पार्ट होता है। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन ये समझ में आने की बात है कि किसी को भी इंजर करना ठीक है या नहीं है, मतलब किसी के साथ भी अनजस्ट होना अच्छी बात है या नहीं है। अब तुमने ये बात सिंपल सी बोल दी, यार अगर दोस्त होंगे और वो भी अच्छे होंगे तो उनके साथ ठीक है, और विकेड होंगे और एनिमीज होंगे तो उनके साथ बुरा करना अच्छा है। अब सोक्रेटिस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करो, देखो कहाँ से वो बात निकली और कहाँ तक पहुंचाई दी है, ओके। तो अभी तक प्रेमिस ये है दैट ही ऑट टू इंजोर दोस्त who are both wicked and his enemies। अब क्वेश्चन यहां से कुछ और ही स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन यहां से ये स्टार्ट हो रहा है कि एक हॉर्स है, ओके, उसमें हॉर्स की अच्छी क्वालिटीज है, ओके। अगर मैं हॉर्स को इंजर करता हूं तो हॉर्स की क्वालिटीज कम होती है कि नहीं कम होती? बिल्कुल कम होती है सर, वेरी गुड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हॉर्स की जो क्वालिटीज कम हो रही है वो हॉर्स की हॉर्स वाली क्वालिटीज कम हो रही है कि डॉग वाली क्वालिटीज कम हो रही है? सर ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सो ये पेप्सी की बोतल है, अच्छा, वेरी गुड, गर्मी आ गई सर, पेप्सी पीनी, अरे सुनो तो सही। तो ये पेप्सी की बोतल है, ठीक है, मैं पेप्सी की बोतल में से पेप्सी कम कर देता हूँ, अच्छा, तो ये पेप्सी की बोतल में पेप्सी कम होगा या फिर लिम्का कम हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो सर, पेप्सी अगर छोड़ कम होगी तो पेप्सी खत्म होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हॉर्स में से हॉर्स की क्वालिटीज निकाल दी जाए तो हॉर्स की क्वालिटीज में कमी आएगी ना, डॉग की क्वालिटीज में तो कमी नहीं आएगी, ये बात भी सही है। और ऐसे ही अगर मैं डॉग्स की बात करूं तो डॉग्स में डॉग्स की क्वालिटीज कम होगी, ये बात भी सही है। सो अगर मैं हॉर्स को चोट पहुंचाता हूं, ओके, तो हॉर्स में हॉर्स की क्वालिटीज की कमी आती है, डॉग्स की नहीं। और अगर मैं डॉग को चोट पहुंचाता हूं तो डॉग में डॉग की क्वालिटीज की कमी आती है, हॉर्स की नहीं, ये बात भी सही है। अब सिंपल सी बात यही है कि अगर मैं मैन को, ह्यूमन बीइंग को चोट पहुंचाता हूं तो ह्यूमन बीइंग में ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज की कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ह्यूमन बीइंग्स की एक क्वालिटी है कि वो न्याय करना जानता है, ये तो तुम मानोगे ना कि जस्टिस अच्छी चीज है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग को चोट पहुंचाऊंगा तो वो डिटेरियोरेट करेगा ह्यूमन क्वालिटीज में, और जस्टिस उसकी क्वालिटी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पूछा व्हेन विल मैन विल नॉट बी इंजर्ड टू डिटेरियोरेट इन विच प्रॉपर वर्च्यू ऑफ मैन, सर्टनली दैट ह्यूमन वर्च्यू इज जस्टिस। अब तुम ये पढ़ोगे तो तुमको अजीब सी इंग्लिश लगेगी, मैं तुम्हें सिंपल से समझा देता हूँ। तो इसका मतलब है अगर मैंने जस्टिस कम कर दिया एक आदमी में, उसकी क्वालिटी कम कर दी, तो मैंने जैसे उसकी ये कमी कर दी, यानी कि मैंने उसको इंजर किया मतलब मैंने उसको अनजस्ट बना दिया, ओके, मैंने अनजस्ट बिहेवियर किया, उसको इंजर किया, उसमें जस्टिस की क्वालिटीज कम हुई तो ऑटोमेटिकली उसमें अनजस्ट की क्वालिटीज ज्यादा होगी। Yes, I hope everyone has understood this part. So the point here is कि अगर मैं unjust, okay, मैं unjust कर रहा हूँ just because of my unjust behavior. I hope you are understanding. अब यहाँ पर फिर उल्टी बात है। अब तुम जैसे इस तरह से बोल रहे हो तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि by doing unjust I'm creating bad, so by doing bad I'm creating more of bad, but by doing good
मैं कभी भी बैड नहीं बनाता। जैसे जैसे अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं कितना भी मैं जो मर्जी अच्छा म्यूजिक बनाऊंगा, जो मेरे सुनने वाला होगा ना, हो सकता है उसमें 0% फर्क पड़े। मैं अच्छे से सुर ताल में गा रहा हूँ, भाई को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, 0% अफेक्ट आए। किसी को 1% म्यूजिक आ जाएगा, किसी को 20% म्यूजिक आ जाएगा, किसी को 99% म्यूजिक आ जाएगा, वो कोई माशाल्लाह सॉलिड म्यूजिशियन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा कि मैं म्यूजिशियन, मैं अच्छा म्यूजिक बजा रहा हूँ और सामने वाला बेसुरा होने लग जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तुम देखो एनसीईआरटी पढ़ने वाला भी और पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तो एक पर्सन हु इज गुड, ओके, वो तुम्हारे किसी एक के साथ जस्टिस कर रहा है, वो जस्टिस कर रहा है, तो जब वो जस्टिस कर रहा है ना, तो वो गुड कर रहा है। वो हो सकता है सामने वाले को फर्क ही ना पड़े, वो वैसे ही रहे जैसा है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, नेवर माइंड। हो सकता है थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाए, हो सकता है थोड़ा और अच्छा हो जाए, हो सकता है बहुत 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 अच्छा हो जाए, और हो सकता है वो बिल्कुल ही जस्ट हो जाए, लेकिन वो बैड नहीं हो सकता। सो इन द सेम वे, इस नेक्स्ट सवाल है, कैन द जस्ट बाय जस्टिस मेक मेन अनजस्ट, और कैन गुड बाय वर्च्यू मेक देम बैड? ये सवाल सोक्रेटिस पूछते हैं, और ऑब्वियसली उनको आंसर आता है नो। ओके, ये नहीं हो सकता सर। आप अच्छे काम करोगे, आपको अच्छा ही ना जीरो नतीजा मिल जाएगा, लेकिन बुरा नतीजा नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब है कि किसी का भी गुड करोगे तो सामने वाले को लॉस नहीं होगा ना, अगर गुड करोगे तो किसी को कभी लॉस नहीं हो सकता, और जस्ट गुड होता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि मैंने गुड किया, जस्टिस किया, तो सामने वाले का या तो जीरो फर्क पड़ेगा या गुड फर्क पड़ेगा, बैड नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। तो सोक्रेटिस बोल रहे हैं, then to injure a friend or anyone else is not the act of a just man but of the opposite who is the unjust। यानी कि किसी को भी इंजर करो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे विकेट हो, तुमने बैड ही कर दिया। बैड चीज का बैड ही असर आने वाला है, गुड चीज का कभी बैड असर नहीं आएगा। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी वाली बात कि कोई विकेट आदमी है ना तो उसके साथ बुरा करने लग जाओ, अनजस्ट मत हो जाओ। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्टिस इज गुड and it will always have good effect. So the final line is, then if a man says that justice consists in repayment of debts, and that good is a debt which a man owes to his friends, and even the debt which he owes to his enemies, to say this is not wise, for it is not true. If has been clearly shown, the injuring of another can in no case be just। मतलब चाहे तुम बुरे के साथ करो, चाहे एनिमी के साथ करो, चाहे विकेट के साथ करो, तुम्हें सिर्फ जस्टिस करनी है। जस्टिस हैज टू बी यूनिवर्सल। तो कितनी अच्छी तरह से समझाया गया है, और यही बात मैं जब अपनी प्लस क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तब मैं ये बात बोलता हूँ कि जस्टिस इज द पिनिकल ऑफ अ सिविलाइजेशन। जब जब हमारा प्रियम्बल पढ़ा जाता है तो उसमें आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief। तो मेरा बार बार ख्याल आता है कि जस्टिस पहले क्यों लिखा, ओके, पहले लिबर्टी क्यों नहीं लिखा, इक्वालिटी क्यों नहीं लिखा, फ्रेटर्निटी क्यों नहीं लिखा, फिर यही जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आर्टिकल 38 में क्यों लिखा, ओके, क्यों रिपीट किया, क्यों इसको वेलफेयर स्टेट का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाया गया? बिकॉज जस्टिस वो चीज़ है जिसकी सब लोग तलाश कर रहे। एवरीबडी इज ट्राइंग फॉर जस्टिस, चाहे वो मैन और वुमेन के बीच में जस्टिस हो, अमीर गरीब के बीच में जस्टिस हो, रिलीजन के बीच में, रेस रिलीजन क्या, कंट्रीज के बीच में जस्टिस हो, सिटीज के बीच में जस्टिस हो, रिसोर्सेज की जस्टिस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जस्टिस हो, एवरीथिंग इज जस्टिस। हेंस द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इज दैट ऑफ जस्टिस। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, जहाँ मर्जी से तुम्हें पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें ये जस्टिस का पैरामाउंट एस्पेक्ट आएगा, चाहे वो बाद में रोल्स थ्योरी आए या सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू विल अंडरस्टैंड। और ये तुम्हें इतने क्वेश्चंस में आएगा, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस में आए, चाहे पीएसआर के क्वेश्चन में आए, यू मस्ट नो दिस कम्प्लीटली। तो अब तुम्हें समझ में आया मैं फ्रेंड, ये सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है, ये टॉपिक ही ऐसा नहीं है जहाँ पे तुम इतना आराम से इसको खुद इंटरकनेक्ट कर सको। यू नीड अ मेंटोर, और अगर अब तुम्हारी ज़रूरत है, अब देर मत करना। एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाती है, फिर सर पे आ जाती है, कुछ कर नहीं पाते हो। पीएसआई ऑप्शनल मैंने लॉन्च कर दिया तुम्हारे लिए, अभी स्टार्ट हुआ है। 250 मार्क्स GS2 में ऑलरेडी तैयारी करवा रहा हूँ, 250 मार्क्स का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यहाँ साथ में कर लो, एंड हाफ ऑफ योर UPSC CSE की जर्नी मेरे थ्रू हो जाएगी। मैं फिर तुम्हें सजेस्ट करूँगा इसका कॉम्बिनेशन कोर्सेज लो, एक ही बार ये पूरा का पूरा हेडेक ख़त्म करो, ओके।
इसमें तुम्हारे पास 24 मंथ का 36 मंथ का जो भी कोर्सेज में बहुत पैसे बचते हैं। देखो 26% ऑफ, 37% ऑफ, और यूज़ करो सेट लाइफ, तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। ओके, और तुम्हारे सारी हेडेक खत्म। अब तुम लास्ट मोमेंट तक अन अकेडमी तुम्हें साथ देगा। इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।